अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का सिलसिला जारी है। जब भी कोई करप्शन स्टोरी हमारे सामने आती है और अथेंटिक होती है तो हम हमेशा लेके आते हैं। इस बार की जो स्टोरी है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। एक ऐसे इदारे के बारे में है जो बहुत सेंसिटिव इदारा है और उसके लोग बहुत समझदार कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डबल शाह निकला है जो उन्हीं के अंदर से निकला और उसने अपने ही खानदान के लोगों को, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को लूट लिया। ये कितनी बड़ी डकैती थी, किस तरह से वो करता रहा, अब वो कहां पे है, और मजीद इस स्टोरी के अंदर डिटेल्स कुछ ऐसी भी हैं जो मैं आपको इंट्रो में नहीं बताना चाहता, बताएंगे आपको जावेद चौधरी। अच्छा, ये बेसिकली डबल शाह एक आपने कैरेक्टर सुना होगा जिसका ताल्लुक वजीराबाद के साथ था, और वो एक अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसका कमाल ये था कि उसने पूरे पाकिस्तान को चूना लगाया। और वो करता ये था, वो कहता था कि आप अपने पैसे दें और मैं उनको डबल करके आपको दे दूंगा, और वो डबल करके दे भी देता था। बल्कि एक उस ज़माने में जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था तो पूरे पाकिस्तान से लोग बक्सों के अंदर पैसे भर के उसके पास आते थे और उसके सामने फेंक देते थे। वो कहता था यार मेरे पास गुंजाइश नहीं। लोग कहते थे ले शाह जी आप इसको रखें अपने पास। और फिर वो एक सादी सी चिट के ऊपर लिख के ना कि 20 करोड़ रुपये आ गया, 10 करोड़ रुपये आ गया, 2 करोड़ रुपये आ गया, 50 लाख रुपये आ गया, वो चिट दे देता। और सादी चिट जो थी लोग उसके ऊपर भी यकीन करते थे, और उसके बाद हर महीने उनके घर में पैसे पहुंच जाते थे। और अल्टीमेटली फिर वही हुआ जो हो जाता है, एक दिन वो बबल बर्स्ट हुआ, क्योंकि इसको पांजी स्कीम कहते हैं। पांजी स्कीम और पिरामिड स्कीम भी होता है। पिरामिड के अंदर होता है कि इस तरह आप रखते जाते अल्टीमेटली आखिर में सिर्फ एक पत्थर रह जाता है। ओके, तो पांजी स्कीम भी यही, पांजी ये बेसिकली एक बंदे का नाम है, और ये था रशियन। तो इसे एक स्कीम मुतारफ की थी कि आप लोगों से पैसे लेते रहें और उन्हीं पैसों में से उनको पैसे देते जाएं। तो उसके साथ साथ ये स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, लोग आते जाएंगे, पैसे आपके पास जमा होते जाएंगे। और उसमें से कुछ लोग ये करते थे पांजी स्कीम में कि फिर वो रियल स्टेट में पैसे लगा देते थे, कहीं ना कहीं पैसे लगाते थे, माइन ले ली, कोई बड़ा ठेका ले लिया, और उससे बाद में उनको पैसे भी मिल जाते थे और फिर काम भी चल जाता था। लेकिन ज़्यादातर ये नौसरबाज होते हैं, ठीक है, इनके पास काम कोई नहीं होता, बस ये कि आपके पैसे आए और उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे लोगों में, और ख़ुद वो बड़े अच्छे अच्छे दफ्तर लेके, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके, अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, और वही उनकी बचत होती है। लोगों का ट्रस्ट, पैसे लोगों का होता है, ट्रस्ट विन करते रहे, पैसे लेते रहे। तो लेकिन ये है कि वो बड़ा पॉपुलर था अपने ज़माने में, और उसने खरबों रुपए लोगों के इकट्ठे किए। बल्कि एक बड़ा मज़े का वाक़या है, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ख़ानदान है, बड़ा पुराना और बड़ा सियासी ख़ानदान है, और बहुत ही समझदार लोग हैं, और चीफ मिनिस्टर्स भी उनके रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनके रहे हैं। उनके जो एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने एक मरतबा शाह साहब के पास पैसे भेज दिए और कहा कि शाह साहब हमें ज़रा जल्दी है तो आप ज़रा जल्दी डबल कर देंगे। यानी इस टाइप का भी। और वो अपने ज़माने में शाह साहब का कमाल ये था कि पुलिस वाले उनके पास पैसे दे के आ जाते थे, अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड लोग जो थे वो अपने पैसे उनको भेज देते थे, बड़े बड़े कारोबारी लोग जो थे वो उनके पास पैसे भेज देते थे, पॉलिटिशियंस उनके पैसे भी वो डबल करते रहे। अल्टीमेटली वही हुआ जो इस सूरत हाल में होता है, ख़त्म हो गया काम जी। और उसके बाद शाह साहब की जो आखिरी ज़िंदगी है वो फिर नैब की कस्टडी में गुजरी और फिर वो इंतकाल कर गए। खरबों रुपए लोगों के डूब गए, लेकिन वो एक ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार के गए। उनके पास पैसे ही पैसे, नोट ही नोट। बल्कि होता ये था कि उन्होंने इस तरह किया है कि नोटों की गड्डियाँ लगा के उसके ऊपर गद्दा बिछा के वो सोते होते थे। अच्छा, यानी इस हद तक उन्होंने याशी की, जैसे कहते हैं नोटों के ऊपर सोना, दौलत के ऊपर सोना। तो लेकिन वो चले तो गए, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के रास्ता दिखा गए। अब एक नए डबल शाह लाहौर के अंदर इमर्ज हुए, डेवलप हुए, और ये जो हैं ये एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, ये मेजर थे फौज के अंदर, और इनका नाम है मेजर सफदर मेहदी रिटायर। ठीक है। तो इनका कमाल ये है कि जब ये पिछले दिनों यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने ज़रा एक्सेल करना शुरू किया, तो इनके जहन में एक आइडिया है कि मैं अपने जो कुलीग्स हैं, अपने जो साथी हैं, उन सब को चुना लगा। ठीक है। तो उन्होंने अपने साथियों को, अपने जो कुलीग्स हैं, पुराने जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन सबको कायल किया कि मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है और मैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, और वो काम ये है कि मैं 40% आपको रिटर्न दूँगा। ठीक है। जो सारे दुनिया में मुमकिन नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 40% रिटर्न दे रहा हो। ठीक है। मैक्सिमम ये है कि आप बहुत बड़ा भी काम करेंगे ना, तो गोल्ड का काम भी करेंगे तो वो भी 22%, 23%, उससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है। 30% तो कोई इंडस्ट्री नहीं जाती, कोई दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको 30% बाकायदा सब कुछ अखराजात निकाल के आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है। इन्होंने अपने कोलीग्स को, जो पुराने इनके बैचमेट्स थे, जो पुराने इनके साथी थे, जो फौज में इनके साथ काम करते थे, इन सबको कायल कर लिया मेजर सफदर मेहदी साहब ने
कि जनाब मैं आपको 40% दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि कहाँ से पैसे लोगे 40%? उन्होंने कहा जी मैं स्टॉक एक्सचेंज पे पैसे लगाऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज उसको बड़ी एक्सेल कर रही थी। लोग दिनों के अंदर लाखपति से करोड़पति बन रहे थे, करोड़पति से अरबपति बन रहे थे। तो लोगों को ज़रा थोड़ा सा महसूस भी हुआ कि हाँ इसके अंदर जूस तो है, कर तो ये सकता है। तो लोगों ने उनको पैसे देने शुरू कर दिए। किसी ने को 80 लाख दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया। और ये वो पैसे थे जो रिटायरमेंट के बाद फौजी ऑफिसर्स को मिलते हैं, जो उनकी ग्रेजुटी है या फिर उनका एंडोमेंट फंड है या फिर उनकी पेंशन है। तो लोगों ने अपने पैसे जो जमा पूंजी थी वो सारी निकाल के मेहदी साहब के हवाले कर दी, मेजर साहब के हवाले कर दी। मेजर साहब जो अस्करी 11 में रहते थे लाहौर में, ठीक है, किराए का मकान था, ये भी जहन में रखें कि वो अपना मकान नहीं था। फिर उन्होंने एक दफ्तर भी बनाया हुआ था जहाँ पे स्टाफ स्टूप भी था और गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी अच्छी रखी हुई थी उन्होंने। तो लोग उनके पास पैसे लेके आते थे और वो पैसे बकौल उनके इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन थी वो पांजी स्कीम, वो एक बंदे से पैसे लेके दूसरे लोगों में तकसीम कर देते थे, फिर तीसरा बंदा आता था और उससे पैसे लेके पहले दूसरे तीसरे लोगों में तकसीम कर देते थे। लेकिन वो 40% देते ज़रूर थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 40% तक वो दे देते थे, लेकिन लोगों के अपने पैसे होते थे जो दे दिया करते थे। वो प्रॉफिट नहीं था, किसी और के पैसे दिए जा रहे, किसी और के पैसे दिए जा रहे थे। तो 180 लोग जो थे उन्होंने इस तरह एक रैकेट बना लिया 180 लोगों का। अच्छा, तो 180 लोगों के पैसे जो थे उनके पास आ गए, चूना लग गया 180 लोगों को चूना लग गया। उसके अंदर कोई मेजर थे रिटायर्ड, उसके अंदर कर्नल रिटायर्ड थे, कोई 1-2 ब्रिगेडियर्स भी उसके अंदर रिटायर्ड जो वो भी आ गए। और उसके बाद वो पैसे ज़ाहिर लेते रहे और उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे देते रहे। अल्टीमेटली फिर एक वक्त ये आया कि बबल ब्रस्ट हो गया, क्योंकि उनका नेटवर्क छोटा था, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। अगर तो इस नेटवर्क को खींच के वो हज़ारों लोगों तक ले जाते तो फिर तो वो बाकायदा डबल शाह बल्कि ट्रिपल शाह हो जाते। लेकिन वो 180 तक लोगों तक जा सके, उससे आगे नहीं बढ़ सके, उनको टाइम ही नहीं मिल सका। दूसरा ये है कि जहाँ पे वो मार कर रहे थे वो ज़ाहिर इदारे हैं और पुराने इदारे हैं, लोगों ने उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो MI में काम कर चुके हैं, जो ISI में काम कर चुके हैं, ना भी हो तो उनके लिंक्स हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर है फिर इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सके। कुछ सिविलियन भी थे उनके पास, काबू आ गए थे। अल्टीमेटली जब वो बबल ब्रस्ट हुआ तो फिर लोगों ने उनसे बात करनी शुरू की कि जनाब मेहदी साहब हमारे पैसे दे दें, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था कि जनाब मैं आपके पैसे 1 महीने के नोटिस पे आपको वापस करता हूँ। ठीक है। दूसरा ये ज़हन में रखें कि इस कदर स्मार्ट आदमी है, ये स्मार्ट आदमी था कि वो अपना बैंक अकाउंट देता था और जो कर्नल होते थे, रिटायर्ड या मेजर होते थे, वो उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाते थे। ठीक, बाकायदा। तो उसकी बाकायदा रसीदें हैं और अकाउंट्स की प्रॉपर तफसील है कि किसके पैसे किस वक्त आए। यानी इस हद तक वो ट्रांसपेरेंट अपने आप को रखना या ट्रांसपेरेंट शो करने की कोशिश करता था। ठीक है। तो बहरहाल एक दिन आया कि उन्होंने जवाब दे दिया कि पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। अब जो 180 लोग जो हैं वो अपनी किस्त लेने के लिए आए तो पता लगा एक तो उनका ऑफिस बंद हो गया, स्टाफ उनका चला गया, गाड़ियाँ बिक गई हैं, ये गायब हो गई हैं, और जो उनका अस्करी विला था अस्करी 11 के अंदर वो उसके ऊपर ताला लग गया। ठीक है। तो अब लोगों ने उनको तलाश करना शुरू किया तो ज़ाहिर ज़ेरे ज़मीन चले गए वो। लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंशियल थे, ज़ाहिर अदारों के अंदर रहे थे, तो इन्होंने बहरहाल बहुत सारे आगे पीछे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इनको पकड़ लिया। ठीक है। तो पकड़ने के बाद वो थाने भी ले गए इनको। अब थाने में बैठ के जब इनसे कहा गया कि मेहदी साहब से कि भाई आप पैसे दें, तो मेहदी साहब ने कहा देखें भाई बात ये है कि मेरे पैसे तो ज़ाया हो गए सारे, अब अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मैं आपके पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप मुझे गिरफ्तार करवा के पैसे ले सकते हैं तो ठीक है, मुझे बिठाए रखें थाने में, तो बेहतर ये है कि आप मुझे रिहा करें ताकि मैं काम करूँ, मैं काम करूँ तो आप लोगों के पैसे मिल जाएँ। ठीक है। तो इनसे पूछा गया भाई साहब आप काम कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी मेरे पास एक पार्टी तैयार है जो 7 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो 7 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा और उनमें से पैसे आपको भी मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा बाद में उस 7 करोड़ वाले बंदे को पैसे कहाँ से दोगे? उन्होंने कहा उसका अल्लाह वारिस है, उसको छोड़े आप मुझे वो लेने दें उससे, क्योंकि जो ही मुझे वो मिलेंगे हाँ। तो आप लोगों के पैसे तर जाएंगे और उसके बाद मैं जानूँ और वो जानूँ। फिर उनसे कहा कि नहीं फिर भी बताओ तो सही कि उनके 7 करोड़ कैसे दो? कह लगा कोई और 10 करोड़ वाला बंदा पकड़ लूँगा। ठीक है, मुझे मौका दें आप ज़रा, देखें सही। तो लेकिन ज़ाहिर है मौका तो किसी ने दिया। फिर उसके बाद FIRs हो गई। दुनिया में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर आपका ख्याल ये है कि 40% दे सकते हैं? भाई पहले तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें 40% आपको मिल सके। इवन आप जो गोल्ड माइन निकालते हैं उसके अंदर भी इतना प्रॉफिट नहीं है। यानी आप ये देखें कि जो आप 1 टन का स्लैब जो होता है वो जब आप निकालते हैं गोल्ड माइन के अंदर से, उसमें से 10 ग्राम निकलता है सोना।
अच्छा। हाँ, और उसको आपने स्लैब पूरा 1 टन का काटना है, काट के फिर आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी और ट्रांसपोर्टेशन करके आपने उसे दूसरे मुल्क में भेजना है और वहाँ पे फिर फर्नेस लगी हुई है। वो फर्नेस जो इतनी तेज़ है कि वो पहले उस पूरे पत्थर को पिघलाएंगे, ठीक है, और पत्थर में से पिघला के उसमें से बाकी जो मादनियात है वो भी निकलेंगे, फिर उसमें से आप छान के उसमें से बड़ी मुश्किल से आप 10 ग्राम सोना निकाल सके। मतलब एक्सट्रैक्शन इतनी मुश्किल है। और उसके बाद जाके वो सोना जो है ना फिर उसको प्योरीफाई किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको इस काबिल होगा कि वो 10 ग्राम जो सोना है वो बिक सकेंगे। तो इजी मनी का ही नहीं है, इजी मनी बिल्कुल नहीं वहाँ पे। तो इसकी अगर आप कास्ट निकालते हैं तो ये कास्ट में जो है ना 30-70%, ये 70% जो उसके ऊपर खर्च आ जाता है, 30% आपके पास आता है। और उस 30% में भी आपने बहुत सारे टैक्सेस देने, आपने अपनी माइन के किराए देने, आपने अपने स्टाफ को तनख्वाहें देनी, ठीक है। तो उसमें से भी आपको 10-11% मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसके अंदर आपको 40% प्रॉफिट मिल सके। लेकिन अब आप पाकिस्तान का अलमिया देख लें कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े समझदार लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा काम किया होता है, अच्छी पोजीशंस पर रहे होते हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, वो भी फौरी तौर पर लोगों के काबू झांसे में आ जाते हैं। तीसरी चीज़ ये याद रखें कि दुनिया में कहा जाता है कि जहाँ पे लालच मौजूद होता है वहाँ पे ठग कभी भूखे नहीं मरते। तो ये लालच, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है, हम पाकिस्तानियों की मजाज का हिस्सा है कि हम फ़ौरन लालच में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम काम नहीं करना चाहते। हम सब इजी मनी के पीछे दौड़ते हैं। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी ले लें, डबल हो जाएगी। हम ये कहते हैं बैंकों में पैसे रख लें, डबल हो जाएंगे। हम ये कहते हैं किसी दोस्त को दे दें, उसके पास इन्वेस्ट करवा दें, पैसे डबल हो जाएं। और सो फार सो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो हम कहते हैं किसी न किसी डबल शाह को पकड़ लें ताकि हर चीज़ डबल हो जाए। तो हम सब जुगाड़ में लगे रहते हैं और फिर उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं जो आपको झांसा देते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है उससे महरूम हो जाते हैं। पाकिस्तान में ना बड़े मज़ेदार किस्म के फ्रॉड होते हैं। मसलन फैसलाबाद के सबर्ब्स में एक छोटा सा टाउन है, मैं उसका नाम नहीं देता क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे वो पूरे गांव के जो लोग हैं वो ये काम करते हैं, फिशिंग। और वो फिशिंग ज़रा डिफरेंट है। वो करते ये हैं कि उनमें से कोई आदमी मजदूर सा बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और आपके कान में पहले कुछ दिन आता रहेगा, जाता रहेगा, आप उसका फेमिलियर हो जाएंगे उसके फेस से। रोज़ आपको सलाम करेगा, रोज़ आपसे खाना मांग लेगा, रोज़ आपसे सालन मांग लेगा, रोटी लेके आएगा और उसके बाद सालन आपसे लेके आपके थड़े पे बैठ के खा लेगा और आप उससे वाकफ़ हो जाएं। फिर वो एक दिन आपसे कहेगा कि चौधरी साहब, मलिक साहब, शाह साहब, एक बात है जो आपसे मैं करने। तो शाह साहब कहेंगे हाँ बता। वो कहेगा जी मैं जिस घर में काम कर रहा हूँ ना वहाँ पे वो एक पुरानी बिल्डिंग है और उसकी खुदाई कर रहे हैं क्योंकि उसको दोबारा हमने बनाना है। तो अब वहाँ से नीचे एक हमें बर्तन मिला है और बर्तन के अंदर सोना। अच्छा। और वो कहेगा कि जी सोना जो है ना वो मेरा ख्याल ये है कोई 10-15-20 करोड़ रुपए का है। तो बंदा ज़ाहिर मुतवज्जो हो जाता है कि यार कैसे। वो कहता है कि बस ये निकला है, अब मैं मालिक को नहीं बता सकता, नहीं तो वो इस पर कब्ज़ा कर लेगा। और दूसरा मैं किसी का बेच भी नहीं सकता। उसे पूछा जाता है क्यों नहीं बेच सकता। वो कहता है जी देखें मैं मजदूर, मेरा हुलिया देखें, जब मैं सोना किसी जगह लेके जाऊँगा तो फौरी तौर पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे चोर समझा जाएगा, तो मैं तो ये रिस्क ले नहीं सकता। और अगर आप जैसा कोई बंदा ये सोना बेचेगा तो वो फब जाएगा, पता लगेगा कि वाकई ये बंदा कर सकता है, क्योंकि आप तो जेंट्री हैं, हाई जेंट्री, आप मालिक लगते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं तो सोना नहीं बेच सकता। तो वो शाह साहब, मलिक साहब या चौधरी साहब कहते हैं अच्छा तू मुझे नमूना ला के दिखा। तो वो वाकई सोने की पथरी ले आएगा, ठीक है। और जब वो चौधरी साहब, मलिक साहब या शाह साहब जब जाएंगे सुनार के पास, वो कहेंगे जी मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो सुनार उसको चेक करके गए 100% ठीक है, और उसके पैसे भी को 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्सा होगा, और जो हिस्सा होगा ऐसे तोड़ा होगा किसी से, ऐसे लगेगा कि जैसे तोड़ के दिया, किसी चीज़ का हिस्सा है, हिस्सा है, तोड़ के दिया हुआ, ठीक है। तो जो शाह साहब हैं या मलिक साहब हैं, चौधरी साहब हैं, मुतमईन हो जाएं। अब जब मुतमईन हो जाएंगे तो फिर उसके पास वो कहेंगे ला यार सारा। वो कहेगा देखें जी मुझे आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैंने सोना आपको दे दिया और आप लेके चले गए तो मैं तो पूरी ज़िंदगी आपसे सोना वापस नहीं ले सकूँगा, तो मैं तो इस तरह नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि मेरे साथ दूसरे भाई भी हैं, क्योंकि सब लोगों ने खुदाई की थी, और कल ऐसा ना हो कि मैं आपको दे दूं, आप लेके फ़रार हो जाए और वो मुझे फंटा लगा दें तो मैं उनका देनदार हो जाऊं। तो सर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर वो मलिक साहब, चौधरी साहब, शाह साहब बड़ा जोर देंगे, तो वो एक और भाई को ले आएगा और भाई आके कहेगा कि देखें जी
इसका कोई आपके साथ ताल्लुक हो सकता है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, सीधी बात। अब वो मलिक साहब जो हैं वो ज़ाहिर है थोड़े से लालच में आए हुए हैं, तो वो कहते हैं भाई फिर कैसे हो सकता है। वो कहते हैं जी देखें, इसका एक ही तरीका है कि हम आपसे लमसम पैसे ले लेते हैं और पूरा सोना आपको दे देते हैं। ठीक, आप जाने, सोना जाने, दुकानदार जाने, आपने बेचना। ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई। अब कहते हैं कितने पैसे लेने हैं, और वो सोचते रहते हैं, कहते हैं जी ज़िंदगी में हमने सोना बेचा कोई नहीं, तो आप इस तरह करें कि आप हमें 5 लाख रुपए दे दें। बंदे कहते 5 लाख? हाँ 5 लाख। सोना कितना है? कहते हैं 2-2.5 किलो तो होगा। अच्छा, जो पूरा बर्तन है। अब बंदा कहता है कि यार ये चले हैं, पागल है, इसे तो पता ही नहीं है। मजदूर आदमी, इनको पता ही नहीं सोना कितना महंगा है और 4-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सौदा बड़ा ज़बरदस्त है। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा सौदा हो गया, लेकिन तुम किसी और को बताओगे तो नहीं? कहते जी मैं तो नहीं बताऊँगा। किसी और के साथ सौदा तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं सौदा करूँगा। और एडवांस लेना हो? कहते नहीं एडवांस नहीं, मैं आपको पैसे वो सोना दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें। ठीक है। वो तो कहते हैं ठीक। अब वो उसके बाद ना एक टाइम तय होता है जी, फ़लाँ वक्त पे और फ़लाँ जगह पे हम ये करेंगे, और उसके बाद शहर के बाहर कहीं सन्नाटे में, अंधेरे में, रात के वक्त का टाइम तय हो जाता है, और 5-6 लाख रुपया बंदा लेके पहुंच जाता है और कहते हैं जी आप ज़्यादा बंदे नहीं लेके आएंगे साथ, क्योंकि हम तो हमारा सोना छीन के ले गए आप तो, अगर आप ज़्यादा या दूसरा बंदा आपके साथ आएगा तो हम भाग जाएंगे। पूरा यकीन दिलाएंगे? पूरा यकीन दिलाता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये है कि बंदा 5-6 लाख रुपए लेके वहाँ पहुँच जाता है जी, पहुँच के ले जाता है, और वहाँ पे एक अफरा तफरी सी मचाते हैं। वो कहते हैं जी पुलिस आ गई, बंदे हमारे पीछे लग गए, फटोफट दें सर और यहाँ से दौड़ें आप। अच्छा, इतना करके ना वो बंदा जो होता है ना उस वक्त पैनिक उसके क्रिएट करके ना, तो उससे इस तरह पैसे छीनते हैं और साथ उसको थैला पकड़ा देते हैं कि सर, कहते हैं लेके दौड़ जाए सर, बंदा पीछे लगा हुआ है, पुलिस आ गई बस। ठीक है। बंदा भी कहता है यार 2 किलो सोना आ गया मेरे हाथ, वो लेके दौड़ पड़ता है, वहाँ से दौड़ पड़ता है, इधर से वो पैसे लेके दौड़ पड़ते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है बंदा रास्ते में भी चेक नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए या कोई लोग आ जाए, सीधा घर लेके जाता है, सीधा घर लेके सारे दरवाजे बंद करके चुटकनी ऊपर चढ़ा के अंदर बैठ के सबको, बच्चों को निकाल के, वो कहता लो जी सोना आया, अब मैं इसको देखूँ। जब वो थैला खोलता है तो फिर पहले कागज़ होते हैं, कागज़ों के अंदर कागज़, कागज़ों के अंदर कागज़, कागज़ों के अंदर खोलता चला जाता है बेचारा। आखिर में वो रोटी के टुकड़े मिलते हैं सूखे हुए रोटी के टुकड़े मिलते हैं, या उसके अंदर फिर लोहे के टुकड़े मिलते हैं। और कुछ ज़्यादा कारीगर हो ना कोई, तो इस तरह करता है कि लोहे का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर गोल्डन कलर किया होता है उसने। ठीक है। और वो इस तरह होता है कि शायद अंधेरे के अंदर को बंदा चेक ना कर ले, अगर ऐसे कि टॉर्च लगाएगा तो उसको नजर आएगा वाकई सोना है, वाकई सोना। तो वो इस तरह करके उसको करके लूट के चले जाते हैं। और पूरे गाँव का काम ये है। अच्छा, वो करते ही है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो आके कहते हैं जी यार वो एक बंदा है उसके पास सोना निकला है, मेरी हंसी निकल जाती है। मैं कहता हूँ यार अच्छे बड़े समझदार आदमी हो तो सोना कहाँ से निकल आया इस ज़माने में। अच्छा, इसी तरह जो है कि कोई आदमी फ़ोन करके कहेगा जी आपकी गाड़ी निकल आई, आपको मुबारक हो, बंदा खुश हो जाता है कि मेरी गाड़ी निकल आई। मेरी वालदा को एक बार फ़ोन आ गया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गड्डी निकल आई। अच्छा। मैं क्या अम्मी जी तुसी इस उम्र की गड्डी की करनी, थोड़े को पहली आनी है गड्डियाँ? कहते नहीं, मेरा पहली बारी गड्डी निकली मेरी। तो मैं बड़ी मुश्किल से उनको यकीन दिलवाया कि अम्मी जी ये पूरी जो है स्कैम है, इस चक्कर में ना पड़े। कहती 16,000 रुपये तो देना मैंने, सिर्फ 16,000 रुपये मैं दे दूँगी और मुझे गाड़ी मिल जाए। तो बंदे ने वो ये कहता है ना जी आप शनाख्ती कार्ड दें और उसके बाद 16,000 रुपये आपने जमा करवाने, उसके बाद ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसका फ्रेट है, कराची से यहाँ गाड़ी आनी, 16,000 रुपये तो हम नहीं दे सकते। जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद बंदा 16,000 रुपये दे के अपनी जो गाड़ी के चक्कर में बैठा रहता है सारा। इस तरह स्टेट बैंक से आपको कॉल आ जाती है, वो आ जाता है। कोई लोग होते हैं जो कहते हैं जी प्राइस बॉन्ड निकला है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी चौधरी साहब बहुत बड़ा खांचा लग सकता है। मैंने कहा क्यों, क्या लग सकता है? कह लीजिए एक बंदा है उसके पास पुराने प्राइस बॉन्ड है सारे। अच्छा। मैंने कहा पुराने कैसे? कहते वो लेके रखे उसने, और उसके बाद बेचारे के पास उसको पता ही नहीं चला कि ये पुराने हो गए हुए हैं। ठीक है। और इसमें से कुछ कहते हैं आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो अभी भी वैलिड हैं, लेकिन वो बंदा ये समझ रहा है कि एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है। तो वो थोड़े से पैसे लेके वो चाहता है कि सारे प्राइस बॉन्ड दे दे। तो मैंने कहा कितने पैसे लेना चाहिए? वो कहता है 50-1 लाख रुपए हम उसको दे देना। अच्छा। तो ये कोई 20-25 करोड़ रुपए के प्राइस बॉन्ड है। मेरी हंसी निकली। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार क्योंकि ये भी एक फ्रॉड है, ये भी। तो आप यकीन करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर ना लोग लालच का थैला लेके फिर रहे हैं, और जहाँ पे उन्हें कोई बंदा काबू आ जाता है तो उसके बाद वो उसकी जेब काट लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप समझदार लोग हैं, दुनिया के अंदर दौलत कमाने का कोई आसान रास्ता नहीं,
दौलत हमेशा मेहनत से कमाई मेहनत जाती से है। कमाई जाती ये पुराना ज़माना था जिसके अंदर कहा जाता था छप्पड़ फाड़ के कुदरत ज्योति देती। छप्पड़ फाड़ के कुदरत नहीं देती, मेहनत करवा के। पहले जो साहब छप्पड़ होते थे, अब लैंटर होते हैं, फटते नहीं। नहीं फटते नहीं ठीक है, है, ये तो मुश्किल है। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके आपको मिलता है, वैसे नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल सही। तो ये जितने डबल शाह है ना, आप उनसे अपने आप को महफूज रखें। कुछ डबल शाह होते हैं जो जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है और मसाजिद के अंदर इमामत करवा रहे होते हैं, और वो आपको आखिर में चूना लगा के चले जाते हैं। रूप धारा हुआ होता रूप धारा होता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे बड़े स्कैम्स हुए हैं। जो इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद के अंदर था बंदा, और लाल मस्जिद का जब इंसिडेंट हुआ तो उसने पूरा एक मदारबा बना के अरबों रुपए लोगों के लूट लिए। ठीक है। और सो फार सो पाकिस्तान के अंदर एक ताज कंपनी थी जो कुरान मजीद छापती थी, और उसने बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे। बल्कि शफीका ज़िया साहबा जो जनरल ज़ियाउल हक साहब की जो बेगम थी, उनके पैसे भी लगे हुए थे। और ताज कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड करके जो कुरान मजीद छापती थी वो खा के वो फरार हो गई पाकिस्तान से। तो ऐसे ऐसे भी हैं। तो ये डबल शाह हैं और पांजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम्स हैं, और इनका कोई अमल दखल नहीं होता। ये आपको लॉन्ग टर्म पैसे नहीं दे सकते। तो ये सफदर मेहदी साहब जो है ना, उसको जेल पे रख के, अगर आप अफवाज पाकिस्तान के अंदर है, या फिर आप पुलिस के अंदर हैं, या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर है, या फिर आप किसी बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बच जाएं इनसे। ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। कल को ऐसा ना हो कि सफदर मेहदी साहब दोबारा बाहर निकल के कहें कि लाएं जी पैसे दें, 20 करोड़ रुपए दें, 50 करोड़ रुपये मुझसे ले लें। यही चल रहा है। और चौधरी साहब, हमारी कौम ऐसी है, यकीन माने दे भी देगी। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में एक दफ़ा एक सेक्टर के अंदर मैं एक गाड़ी रिवर्स कर रहा था अपनी, और बारिश का मौसम था तो शीशे वगैरह ब्लर हुए थे, कैमरे के ऊपर भी थोड़ा सा वो नज़र नहीं आ रहा था क्लियरली रिवर्स करते हुए। तो रिवर्स करते हुए एक बैक साइड पे एक और गाड़ी खड़ी थी, उसके साथ मेरी गाड़ी टच हो गई। मतलब एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ एक पुश हो गया हल्का सा। मुझे लगा कि कुछ है पीछे, तो मैं देखा तो एक बंदा खड़ा हुआ वहाँ मुझसे झगड़ना शुरू हो गया कि आपने मेरी गाड़ी मार दी। तो अब मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई जानबूझ के नहीं लगी, लेकिन फिर भी तुम देख लो, अगर तुम्हारा कुछ डैमेज हुआ है तो मैं पे ऑफ कर देता हूँ उसे, हालांकि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई है, ना ही लगी है। वो बंदा देखता रहा, नहीं जी इसके तो इतने पैसे होंगे, ये तो बड़ा मसला है, मैं तो जी ड्राइवर हूँ, ये तो मालिक गया हुआ है। काफ़ी देर पैसा मुबाइसा करता रहा। एंड पे आके मैंने कहा यार तुम चाहते क्या हो? उसने एक अमाउंट मुझसे मांगी कि आप इतने पैसे मुझे दे दें तो मैं ये खुद ही करवा लूँगा सारा। मैंने कहा जी ठीक है मैं दे देता हूँ। मैं पैसे देने लगा, एक सेकंड के लिए मेरा माइंड क्लिक हुआ। मैंने कहा यार एक काम करो, ये तुम्हारी गाड़ी है? कहता हाँ जी। मैंने कहा इस गाड़ी को खोल के दिखा दो मुझे। उस बंदे के पास उस गाड़ी की चाबी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, दाढ़ी लगा रहा था। दाढ़ी लगा रहा था, सिर्फ वहां खड़ा हुआ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे समझ। अब वो कवर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं असल में चाबी उधर चली गई, वो मालिक साथ लेके। मैं कहा यार मुझे पता तुमने क्या किया, ठीक है, दाढ़ी तुम्हारी नहीं लगी, आई एम सॉरी, तुम जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे फ्रॉड पकड़े जाते हैं। तो नाज़रीन, एंड रिजल्ट देखा करें कि ये आपको जो लॉजिक्स पेश करेंगे ना लोगों, वो आपको बड़े रियलिस्टिक लगेंगे, लेकिन जब एंड रिजल्ट ये है कि आपको लालच दिया जा रहा है और जो पैसे या आउटकम आपको मिलने वाला है वो अनरियलिस्टिक है, तो यकीनन वो फ्रॉड होगा। अब 40% जैसे नहीं हो सकता था तो यकीनन फ्रॉड था। अब जो बेवकूफ़ बना है, कसूर उसका भी इसमें शामिल है कि क्योंकि उसके लालच ने उसे फंसवाया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।